हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिजेश साइंस अड्डा। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं साथियों विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। साथियों, ये साथियों ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया गया टेस्ट है साथियों, और इसके द्वारा जितने भी प्रश्न बताए गए हैं मेरी पूरी गारंटी है साथियों, सारे प्रश्न अधिकतर प्रश्न फंसने के चांसेस हैं। तो साथियों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 साइंस की ये वीडियो होगी साथियों। पूरा जैसे पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी प्रश्न साथियों मिस मत कीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है। जो जो इस वीडियो में बताऊंगा वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम के पेपर में साथियों प्रश्न आते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम साथियों देखते हैं एमसीक्यू। क्या देखते हैं? एमसीक्यू। साथियों एमसीक्यू इस वीडियो में वैसे तो मैं आपको बताने वाला 30 के आसपास, पेपर में तो 20 आएगा, लेकिन मैं आपको 30 एमसीक्यू करवा दे रहा हूँ इस वीडियो में। इससे भी पहले मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू करवा दिए। इससे पहले मैंने 60 प्लस 50 प्लस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी करवा के रखा है। उन सभी वीडियोज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सी वीडियो। देखिए एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक लेंस से 2 मीटर 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है, तो यह लेंस होगा साथियों। आपका यम बराबर एक सूत्र होता है। सूत्र कैसा होता है साथियों? अगर साथियों लेंस है तो B/U एक सूत्र होता है, आपने इसे पढ़कर रखा होगा। इसका उपयोग करेंगे तो आंसर साथियों आएगा ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही है साथियों। आंसर नंबर दूसरा ये आपका सही है साथियों, इस बात को याद रखिएगा साथियों। इसको आप लगा के देखिएगा। यम बराबर यहाँ से आप बी का मान निकालेंगे, बी वाला मान उठा के 1/F बराबर 1/V-1/U वाले सूत्र पे रखेंगे, आपका एफ का मान निकल आएगा। यही मान आएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा साथियों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट कितना, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में साथियों 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं साथियों। इसको याद कर लीजिए, निकालने में समय मत व्यर्थ कीजिएगा एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें माइनस चार्ज होता है, वो क्या क्या उत्पन्न करता है? तो आपने पढ़ा होगा विद्युत के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को और चुंबक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र भी और इलेक्ट्रॉन वाला क्षेत्र भी, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। नंबर 1 है केवल वैद्युत क्षेत्र, नंबर 2 केवल चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 3 वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही आपका सही होगा, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आई होप आप समझ रहे होंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, लिखा लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इसको देखिएगा। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, नंबर 4 निरंतर परिवर्तित होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के कारण साथियों। आइए अगला प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। याद रखिए, दर्पण हो चाहे लेंस, अगर उसकी फोकस दूरी क्या है? माइनस में ही है। क्या है? माइनस में है, तो याद रखो अवतल ही होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर साथियों लेंस और वो दर्पण दोनों ही स्थितियों में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, अर्थात क्या होगा? अवतल होगा। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में भी साथियों मदद करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी लगवा दिया है, उस सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए अगले प्रश्न, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि एक साथियों क्या है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो साथियों वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, क्योंकि एक संबंध होता है F बराबर R/2, मतलब जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो साथियों 40 का आधा 20, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा साथियों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है,
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है भैया। अगर हमें बल ज्ञात करना है तो साथियों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ओम का नियम ये नहीं होगा, लेंज का नियम ये भी नहीं है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये भी सही नहीं है। याद रखिएगा दाएं बाएं में भी अंतर होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब आपसे साथियों पूछा जाता कि चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा, तो धारा दिशा के लिए दाएं हाथ का नियम होता है, लेकिन साथियों कार्यकारी बल की दिशा के लिए बाएं हाथ का नियम होता है। आइए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? वोल्ट है, वाट है, किलोवाट है या किलोवाट घंटा है। तो साथियों वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? विद्युत रंजित से, ये तो हो नहीं सकता है। धारा मापी द्वारा, ये भी नहीं हो सकता है, या विद्युत मोटर के द्वारा। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर साथियों 10 लिखा हुआ है, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। सही संबंध याद रखिए, ये 4 ऑप्शन है, चारों संबंध तो है, लेकिन सही कौन है ये बताना है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा साथियों, एक होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर साथियों थीटा का मान 1 हो जाए तो होगा फाई बराबर बी ए। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी आपका सही है, फाई बराबर बी ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। लिखा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर 3 अनंत पर, ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव पर। तो साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, अनंत। जब साथियों अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस बात को याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो आपके बायोलॉजी से छोड़कर पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों केमिस्ट्री, तो इसलिए केमिस्ट्री देख लीजिए। 12 नंबर में लिखा एंटीमनी क्या है? धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है साथियों, धातु है। क्या है? धातु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए लेड के लिए लगाया जाता है साथियों Pb, नाइट्रेट के लिए लगाया जाता है NO3। क्या लगाया जाता है? क्या लगाया? ये लगाया जाता है NO3। अब इस बात याद रखिए, NO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेड के लिए साथियों यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रेट के -1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो सूत्र बनता है PbNO3 का होल ट्वाइस। मतलब साथियों ऑप्शन नंबर साथियों दूसरा सही है, लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही समझते जाइएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 14 लिखा हुआ है साथियों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में साथियों या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या समझ रहे हैं कि ये क्या है? दो। और याद रखिएगा जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, जो कार्बन से संख्या बनेगी CnH2n बनेगा, या तो बनेगा CnH2n-2, यही बनेगा। मतलब या तो कार्बन नंबर दोगुने से 2 दुगुना हाइड्रोजन होगा, या तो कार्बन नंबर दोगुने से 2 कम होगा हाइड्रोजन, उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे साथियों कार्बन दोगुने से 2 ज़्यादा ये नहीं हो सकता, कार्बन दोगुने से 2 ज़्यादा ये तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साथियों अप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ भी वही से, यहाँ भी साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है आपका, C2H4। क्या है? C2H4 आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह कार्बन से दोगुना साथियों हाइड्रोजन है। आइए अगला प्रश्न में प्रश्न संख्या 15 लिखा है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। बताइए भैया प्रोपेनल में कौन से क्रियात्मक समूह है? तो साथियों ये हो नहीं सकता, एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो प्रोपेनल है, अल है, तो जहाँ अल लग जाता है मतलब वहाँ पे साथियों क्या लग गया? एल्कोहल लग गया, मतलब कि यहाँ पे OH लगा है। क्या लगा है? OH लगा है साथियों। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल
का IUPAC नाम है। फिर से देखिएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एथेनोइक अम्ल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन लाल कर देता है? ऑप्शन नंबर 1 लवण, ऑप्शन नंबर बी अम्ल, ऑप्शन नंबर सी क्षार, ऑप्शन नंबर डी सूचक। तो ऑप्शन नंबर बी जो सही है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 18 लिखा है, निम्नलिखित में सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म मतलब एक जैसा युग्म है साथियों। तो एक जैसा युग्म वहीं पर होगा जहाँ पे एक जात वाले होंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH नहीं तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे Cl है, OH है, ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH है, साथ में ये एल्केन है, ये भी एल्केन है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों सही होगा आपका। ये आपका साथियों CH3OH है और ये C3H7OH है। ये दोनों क्या है साथियों? सजातीय युग्म के हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, किससे निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के विघटन से। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, जल से ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फिर लिखा क्वेश्चन नंबर साथियों 20, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है, या फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है, कैसे आता है? दाएं निलय में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, बाएं आलिंद में। साथियों बाएं आलिंद में, क्या बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर डी 36। तो ऑप्शन नंबर 1 साथियों सी सही है, 31 मेरु तंत्रिकाएं मानव में पाए जाते हैं। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है कि मादा लिंग हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, एंड्रीनेलिन। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों से एस्ट्रोजन जो होता है मादा लिंग हार्मोन होता है। जो भी क्वेश्चन में बता रहा हूँ साथियों 100% की मेरी गारंटी है, यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, 50+ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारे ढेरों सारे सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिया है, जो कि आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? देखिए मधुमेह रोग आजकल अधिकतर लोगों को होता है, तो किन कारणों से होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी गाइस्ट्रीन, ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों सही है, इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग हो जाता है जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, किसका है? जंतुओं का, आवृत्तबीजी पादप का, अनावृत्तबीजी पादप का, शैवाल का। तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, आवृत्तबीजी पादप का है द्विनिषेचन। क्या है? द्विनिषेचन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? नंबर ए प्लेनेरिया में, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी लेशमानिया में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। या कभी कभी क्वेश्चन पलट देता है, ये बताइए निम्नलिखित में से हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो साथियों मुकुलन पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, अनुवांशिकी का जनक निम्नलिखित में से कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नंबर ए अरस्तु को, नंबर बी थियोफ्रिस्टस को, नंबर सी मेंडल को, ऑप्शन नंबर डी लीनियस को। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी चाहिए, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, किसने किया पृथक्करण का नियम? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी हुग्रो डी व्रीज ने, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन नंबर से जो सी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। जैसे जो ऑप्शन नंबर साथ क्वेश्चन नंबर 28 है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है कैपिटल डबल टी, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल डबल टी, ऑप्शन नंबर सी
कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है। कैपिटल की जगह पे स्मॉल डबल टी होंगे, वो होगा मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप। साथियों आज का अपना अंतिम साथियों क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न कि F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। फिर से सुनेगा, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर एक संकर क्रॉस में, ऑप्शन नंबर बी द्विसंकर क्रॉस में, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सवाल का जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। आई होप आप लोग कमेंट करेंगे और ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने तैयारी जो बेहतर की है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अब हम देखने वाले हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्न जो कि हमें कॉपी में लिखना। वर्णनात्मक प्रश्न में अपना पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये 4 नंबर का सवाल है साथियों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से आप लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए कैसे लिख कर मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कॉपी आपको मिलेगी साथियों सबसे पहले आपको उत्तर नंबर 1 डालना है, क्योंकि प्रश्न नंबर अगर 1 होगा तब ये आगे पीछे भी हो सकता है, इससे बेडाउट रहिएगा, कभी शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने हेडिंग डाल लिया प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है या करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र जरूर बनाइएगा जिससे कि आपका 1-2 नंबर और बढ़ जाते हैं साथियों। देखिए अगला नियम बताया था, इसी में नियम लिखेंगे तब पूरा नंबर आपको मिलेगा, नियम नहीं लिखेंगे तो आधा ही नंबर मिलेगा। देखिए अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। अपवर्तन के नियम लिखिए 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं कितने नियम होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला क्या है कि दूसरा नंबर है कि 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे बोलते हैं साथियों स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर। क्या लिखे, साइन आर बराबर नियतांक। अगर आप इतना लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में जितना मैंने बताया है तो ये आपको 4 नंबर देंगे और मेरी पूरी गारंटी है साथियों इससे इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न जरूर आता है। साथ में प्रकाश का परावर्तन भी एक बार तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण भी लिखिए। ये भी 4 नंबर का साथियों आता है। सारे प्रश्न आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको बोर्ड में करके आना है। तो साथियों उत्तर नंबर 2 आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए मानव नेत्र का वह दोष जब हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र का यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका कारण क्या है देख लीजिए कि लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाना अर्थात नेत्र के गोलक की त्रिज्या का बढ़ जाना। फिर दूसरा कारण क्या है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना अर्थात लेंस का मोटा हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। सत्य 2 चित्र इसमें बनाइएगा, एक कारण के लिए एक निवारण के लिए। प्रैक्टिस कर लो, आपका ये भी 4 नंबर बहुत बेहतर से तैयार हो जाएगा। अब इसका निवारण क्या है ये देख लीजिए साथियों। निवारण ये है कि इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को कम कर दे। अतः इस दोष को दूर करने के लिए या दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या उसे देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर को भी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि विद्युत विभवांतर और विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग इसे करके तभी जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्न फंसने वाले हैं साथियों। देखिए मैंने कैसे किया है,
सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना, कौन सा क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 करने जा रहा हूँ, मैंने 3 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, पहले विद्युत विभवांतर है, फिर विद्युत प्रतिरोध है। तो पहले विद्युत विभवांतर मैंने डाला, लेकिन वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है को किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। साथियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, वेरी बहुत इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन से याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यह एक आदेश राशि, इसको भी याद रखिए। साथ में साथियों याद रखिए सूत्र क्या होता है, आर बराबर होता है बी अपान आई। क्या होता है, आर बराबर बी अपान आई सूत्र होता है। विभवांतर के लिए साथियों वी बराबर होगा डब्लू अपान क्यू। क्या होगा, डब्लू अपान क्यू, ये सूत्र होता है। साथियों विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो ओल्ट होता है। क्या होता है साथियों, इसका मात्रक ओल्ट होता है और इसका मात्रक साथियों ओम होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम और विद्युत विभवांतर का मात्रक ओल्ट होता है। आइए साथियों अगले क्रम में जो इसके अंदर एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को ही हम लोग हल करते हैं, जिससे कि आपको 4 नंबर पूरे। देखो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल लगाने के लिए आए तो मैं सबसे पहले आपको सलाह यही दूंगा कि जो साथियों प्रश्न में देख के रखा वो लिख लीजिए। मैंने यहाँ लिख लिया दिया है कि क्या दे रखा है, R1 का मान साथियों 10 ओम, R2 का मान साथियों 20 ओम और R3 का मान साथियों 30 ओम। फिर सबसे पहले कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम सूत्र होता है 1/r बराबर साथियों 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसका हम लोग करने वाले एलसीएम। तो साथियों कैसे करने वाले इसको भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 30 का एलसीएम साथियों 30 20 10 का एलसीएम 60 होगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, 20 दिया 60 होने वाला है साथियों और 10 छंग 60 होने वाला है। कितना, 10 छंग 60 होने वाला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो निश्चिंत रहिए साथियों। फिर क्या है 1/r बराबर क्या हो जाएगा, नीचे सब बराबर हो जाएंगे, तो 6 और 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 और नीचे हो जाएगा 60। अब अगर केवल r का मान निकालना है तो r पलट जाएगा, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो r बराबर 60/11 होगा। 60/11 होगा, तो 11 एक कम साथियों 11, 11 25 55, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा साथियों 5 बचेगा, तो पॉइंट से 0 बढ़ेगा, तो 11 चौक 44, फिर पॉइंट 6 बचा, तो 11 25 55। ये बार बार दोहरा रहा है, तो ये लिख देंगे इतना ही आंसर कि r बराबर 5.45 ओम। यही आपका साथियों पहले वाले का आंसर होगा। अब देखिए सवाल करें कि जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब इसका मान क्या होगा, तो r बराबर R1 प्लस R2 R3 होगा। तो r बराबर साथियों R1 का मान हमारा कितना है 10 है, R2 का मान साथियों 20 है और R3 का मान साथियों कितना है 30 है। अब इसको जोड़ेंगे तो r बराबर हो जाएगा 30 20 50 और 10 60 ओम हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स का जो खंड था उसके 3 प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से हल किया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या लिखा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो आया है वो 6 नंबर का आया है, इस बात को याद रखिए। अथवा करके क्या है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर कीजिए। अथवा है तो मैं इसको करूँ या इसको करूँ, तो मैंने इसको किया है और कैसे किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। देख सकते हो मैंने सबसे पहले क्या डाला उत्तर नंबर 4। आपको सबसे पहले याद रखेगा, फिर से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे, क्वेश्चन का आंसर देते समय उत्तर नंबर जरूर डालें, कौन सा उत्तर आप लिख रहे हैं। साथ में आपकी आंसर की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो साथियों नए पेज से होनी चाहिए, ये बहुत बेहतर होगा। तो साथियों फैराडे का पहला नियम क्या है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए, 2 नियम प्रतिपादित किए जो निम्न प्रकार है। क्या प्रथम नियम है, यदि किसी चालक में से
गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल, क्या है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं साथियों, पैदा हो जाता है। और इस प्रकार हुए विद्युत वाहक बल का आश्रित तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। मतलब साथियों, यदि किसी चालक में कोई चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कब तक होता है, जब तक कि साथियों विद्युत फ्लक्स की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न जो इसी के अंदर था वो द्वितीय नियम है। कितना नियम है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर φ2 - φ1/t के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ई प्रपोर्शनल φ2 - φ1, प्रपोर्शनल हटेगा तो यन लगेगा। यन क्या है साथियों, ये साथियों फेरों की संख्या, क्या है, फेरों की संख्या या चक्करों की संख्या बोलते हैं। सूत्र बन गया ई बराबर -n डेल्टा φ/t और इसका मात्रक होता है ओल्ट। क्या होता है साथियों, ओल्ट। आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छे से तैयारी जरूर करेंगे। पांचवें प्रश्न में ही दूसरा खंड था कि फ्लेमिंग के साथियों नियम लिखना है आपको और किसके सापेक्ष में लिखना है, वो सापेक्ष होना चाहिए विद्युत धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए। तो साथियों विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ का नियम दिया है। आइए देखते हैं दाएं हाथ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा पास वाली तर्जनी अंगुली तथा माध्यमा अंगुली को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तब माध्यमा अंगुली चालक में धारा की दिशा को दर्शाती है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बुक से साथियों इसके संबंध में जो चित्र है अंगूठे वाला साथियों, ये जो साथियों दाहिने हाथ वाला है, ये जो नियम है, इस नियम को आप अच्छे से साथियों चित्र बनाना देख लीजिए। ऐसे नियम होता है साथियों, इसमें शायद फिगर आपको ना दिख रहा हो, लेकिन एक ऐसा चित्र आपके बुक में होगा, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चित्र बनाने के बाद आपको फुल नंबर मिलेगा और अच्छे से तैयारी कीजिए साथियों। तो अभी तक आपका फिजिक्स का सेक्शन हो गया समाप्त। नंबर जो आज का 5 है लिखा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग तथा विधि तथा उपयोग लिखिए। इसमें दूसरा है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए। चलिए इन दोनों प्रश्नों को 5 नंबर के देखते हैं साथियों। कुल मिला के साथियों 4 नंबर के प्रश्न है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको देख लेना चाहिए और प्रैक्टिस करके तब जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या डालना है कि उत्तर नंबर 5 का पहला लिखेंगे तो पहला डालेंगे क्या साथियों, बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण निम्नवत है। सबसे पहले क्या कहा गया कि NaCl नमक को साथ में पानी को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को जब एक साथ मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड साथियों NH4Cl बन जाता है। साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बन जाता है। यही आपका मुख्य उत्पाद है साथियों। अब इसका कुछ और जानकारी, इसका रासायनिक नाम है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है किसी किसी रिएक्शन और किसी किसी एलिमेंट और किसी किसी सॉल्यूशन के बारे में साथियों। इसका उपयोग क्या है ये भी देख लीजिए। इसका उपयोग है यह एंटीसेप्टिक का संघटन है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम होता है। साथ में इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो साथियों ये 5 का ए नंबर साथियों 5 का पहला खत्म हुआ यहीं से। और 5 का दूसरा साथियों क्या है, अभिक्रियाओं के बारे में लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है, उससे आप साथियों अभिक्रिया के द्वारा समझाना है। साथियों संयोजन अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का जलना C+O2, C क्या है सॉलिड है, O क्या है गैस है, इससे बन गया CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड साथियों।
वियोजन की क्रिया क्या है कि जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है तो इसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कभी कभी वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो अब घबराइएगा नहीं। उदाहरण के लिए CaCO3 का अपघटन। CaCO3 है क्या साथियों? चूना पत्थर है। क्या है? जब इसको साथियों गर्म किया जाता है, उष्मा दिए जाते हैं तो टूट जाता है। नंबर 1 CaO सॉलिड में और CO2 गैस में। CaO क्या है? बुझा हुआ चूना। आई होप आप लोग अभी 5 नंबर तक क्वेश्चन को अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में जो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये सभी प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उसे देख लीजिए, या अन्यथा साथियों प्ले लिस्ट में जाकर साथ ही साथियों 20 से प्लस साइंस के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, वो सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जाके उसे देख लीजिए। उसके बाद साथियों इसमें दूसरा प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियों को लिखिए। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। समझाइए श्रेणी किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण का सूत्र और उपयोग लिखिए साथियों। हाइड्रोकार्बन का आयुपेशीय नामकरण। अथवा करके भी लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनोइक सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। फिर एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फिर लिखा है मेथेन को वायु में जलाया जाता है। फिर लिखा है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है। साथियों अथवा वाले में एक फायदा ये हो जाता है साथियों कि जो प्रश्न आपको आता है वो कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, जो आता है वही कीजिएगा। और मैं साथियों याद रखिए मेरा रेशियो 15:1:1 फिर 1। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है, 1 घंटा आपको MCQ क्वेश्चन करना है, 1 घंटा उन प्रश्नों को करना है जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर 1 घंटे में वो कर रहे हैं लास्ट में जो आपको नहीं आते फिर भी कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर को हल करते हैं साथियों, कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में निराश नहीं होंगे, पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। आई होप आप अच्छे से तैयार करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसकी क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? इसी का दूसरा भाग है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अथवा करके भी लिखा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है पादप हार्मोन क्या है? किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथियों ये सब साथियों 4 नंबर के प्रश्न है। कितने साथियों? 4 नंबर के प्रश्न है, तो छोड़िएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसमें भी अथवा करके लिखा है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कायिक प्रवर्धन क्या है? जीवों में इसकी विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा संतत में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? अगर इतने प्रश्न साथियों आप तैयार करके ले जाते हैं, सभी पूरे साइंस के टॉप साथियों क्वेश्चन है। कितने साथियों? टॉप क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, साथ में MCQ करवा दिया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथ ही साथ आप जाके प्ले लिस्ट को देख लीजिए साथियों, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्ले लिस्ट में साथियों ढेरों साथियों 20 प्लस वीडियोज़ को मैंने साइंस के लिए अप्रोच किया है, तो इस वीडियो को भी देख लीजिए। इतना वीडियोज़ को देखने के बाद आपका साइंस का पेपर क्रैक होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। और साथियों सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए, 100 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मैंने हल करवा दिए, उसको भी आप लोग देख लीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से लिखिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा साथ।